गोविंद भगवान के सामने खुद को सजा दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे तबायफ की बस्ती से खरीदने निकले थे हीरा, और यहाँ तो शायद गोविंद बाबू खुद ही नीलाम हो गए थे। वह सामने रखे दिए पर अपना हाथ रखकर उन्हें जलाने लगता ही है कि तभी पीछे से हर्ष चिल्लाता है, बाबा नहीं, ये आप यहाँ क्या कर रहे हो? खड़े होइए यहाँ से। हर्ष को देख गोविंद सक पका जाता है। हर्ष, तू यहाँ कैसे पहुँचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस मैं भगवान से माफी मांग रहा हूँ। जाने अनजाने में जो पाप मैं कर बैठा हूँ, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। हर्ष गोविंद को लेकर घर पहुँचता है, मगर दोनों ही इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहते। बाबा कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, और इन सब में तारा भी कैसे शामिल हुई, ये मैं जान कर रहूंगा। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और आवाज सुन तारा भी बाहर आती है, और सब मुड़कर देखते हैं तो एक सुंदर लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आहना, तुम? इडियट, गधे, डम्बो, तुम लौट आए और मुझे बताया तक नहीं। वे आहना थी, हर्ष की सबसे खास दोस्त, जो दौड़कर हर्ष से गले लग जाती है। आहना को देख रेखा गोविंद बड़ा खुश होते हैं। आ गई बदमाश, तेरी ही कमी महसूस हो रही थी। तू आ गई है तो अब थोड़ी ताजगी महसूस हो रही है, वरना तो कुछ लोगों की वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो गई थी। रेखा तारा पर ताना कसती है। तभी आहना की नजर तारा पर पड़ती है। अरे वाह, घर में नया मेहमान आया है। कौन है तुम? आज ये कितनी सुंदर है यार। बोलो ना, कौन हो तुम? एक तवायफ है, और क्या ही होगी। हाँ, तवायफ का नाम सुनते ही आहना तारा के कंधे से हाथ हटा लेती है और थोड़ा दूर हट जाती है। तवायफ, और वो भी इस घर में? हर्ष, क्या इसे तू यहाँ लाया है? नहीं, भैया लाए हैं। तभी गोविंद रंजीत की ओर देख आंख निकालकर उसे चुप कराता है। तो तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है? तवायफ होना कौन सी गलत बात है? ये कोई छुआछूत थोड़ी ही है। जैसे तू वकील है, मैं इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ, और माँ होम मेकर है, वैसे ही तवायफों का भी एक प्रोफेशन होता है। अच्छा, और वो करती क्या है? जैसे आहना अदालत में दलीलें देती है, तू इंजीनियर बनकर बड़ी मशीनें बनाएगा, वैसे ये तवायफें क्या करती हैं? अरे बदन बेचती है ये बदन, चंद पैसों के लिए। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। अच्छे घर की लड़कियां ऐसा कभी नहीं करती हैं। बस माँ जी बस। नहीं, हम तवायफें सिर्फ अपना बदन नहीं बेचते हैं, बदन के साथ साथ हम तवायफें बेच देती हैं अपनी आंखों में सजाए हुए सपने, उन सपनों के लगने वाले पंख, और इस दलदल से निकलने की हर उम्मीद को हम बदन के साथ बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए नहीं, खुद का पेट पालने के लिए हम तवायफें ऐसा करती हैं। क्योंकि अगर हम इस दलदल से निकलना भी चाहे ना, तो भी ये समाज हमें यहाँ से निकलने नहीं देगा, और पल पल हमें एहसास दिलाएगा कि देखो, वो जा रही जिस्म फरोश तवायफ न चौखट के बाहर सिर उठाकर निकल सकते हैं, न चौखट के अंदर रात को चैन से सो सकते हैं। तो माँ जी, हम सिर्फ बदन ही नहीं बेचते हैं, हम अपनी आज़ादी भी। और जानते हो कि नहीं, इन्हीं सोने के महल के अंदर रहने वाले सेठ साहूकारों को। क्यों रंजीत बाबू, माला की हवेली में कजरी सबसे ज्यादा पसंद थी ना तुमको? वो चुप करो तुम। तवायफ बदन बेचती नजर आती है, मगर उन्हें खरीदने वाला किसी को कभी नजर क्यों नहीं आता रे? क्यों नहीं आता? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मन में शैतान और मुंह पर राम। राम का नाम तुम जैसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता। ए जी, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तारा तभी रेखा के सामने ही रसोई घर में कदम रखती है। तभी रेखा तारा के बाल पकड़कर खींचकर उसे पीछे धकेल देती है, और वो हर्ष की बाहों में गिरती है। तारा हर्ष की आंखों में देखती है, और दोनों आंखों में सब कहने लगते हैं, देखा हर्ष, ये है मेरी जिंदगी, एक तवायफ की जिंदगी, कैसे इसे तुम पर थोप देती मैं। इस जहर को मुझे हर रोज पीना पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हें दूर कर दिया था। ये सब क्या कर दिया तुमने तारा? मेरा घर स्वर्ग था, चाहे जो भी मजबूरी थी, मगर तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। रेखा तारा को खींचकर हर्ष से दूर करती है। देखा माँ जी, यही है हमारी इज्जत। हमें रसोई घर में ही जगह नहीं मिलती, मैं समाज में तो क्या खाक मिलेगी। जब घर में ही तवायफों के पाँव को अशुभ माना जाता है, तो ये समाज हमें खाक स्वीकारेगा। अरे जिस आंगन की माटी सबसे शुभ होती है, जिस इमारत की आबो हवा सबसे शुद्ध होती है, तो वो तवायफ खाना अशुभ कैसा?
उसमें रहने वाली औरतें अशुभ कैसे? क्या उनके शरीर की रचना अन्य औरतों से अलग है? क्या बाकी औरतों की तरह ईश्वर ने हमें कोख नहीं दी? क्या तवायफ एक औरत नहीं है? उसके धंधे को कलंक की तरह देखा जाता है। आखिर हमारा भी दिल है माँ जी जो दुखता है, हमारा भी बदन है जो दुखता है, बहुत दुखता है। अच्छा, जब इतनी ही तकलीफ है तो क्यों बनती हो तुम तवाइफें? क्यों रिझाती हो मर्दों को? अपनी हद में क्यों नहीं रहती? बड़ी आई लेक्चर देने वाली। माँ जी, तवाइफें अपनी मर्जी से नहीं बनती हैं। ये हाथ है ना, इसमें जो लकीरें हैं कमबख्त ये लकीरें ही सारा खेल रचती हैं। किसी का पति छोड़कर चला जाता है तो औरत को भूखे मरते तवाइफ बनना पड़ता है, तो कोई अपनी माशूका की कोख भरकर कायर की तरह भाग जाता है। उसे बेसहारा कर उसकी तो हालत हो गई धोबी के कुत्ते की तरह, न घर की न समाज की। ऐसे में कलंकित समाज की कलंकित औरतों का ठिकाना बनता है तवायफ खाना, जहाँ सब औरत एक समान है। कलंक को काजल बनाकर आंखों को सजा लेती है और अपना पेट पालने लग जाती है। माला की हवेली में हर तवायफ का एक इतिहास है। किसी का प्रेमी चांद तारे देने का वादा कर उसे कोठे पर बेच गया, तो किसी को 12 साल की लड़की को उसका बाप बेच गया और फिर वो तारा बन गई। हाँ, आसमान वाला ही तारा जो कभी कभी नहीं हर रात टूटती थी, मगर खुद को जिंदा रखने के लिए। मगर उसे उम्मीद थी कि एक दिन आसमान से कोई आएगा इस तारा को टूटने से बचाने के लिए। तारा आंसू भरी निगाहों से हर्ष की ओर देखती है। मैं तो आ गया था तारा, तुम ही अपना मैला आसमान छोड़कर मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। वो guys, I guess now it's getting heavier. Well, I need to make you all calm down. So let me tell you a bashing news. आहाना तुरंत माहौल को थोड़ा लाइट करती है। मैंने एक बड़ा केस जीत लिया है और उसके लिए कल शाम को मेरे यहाँ एक हाउस पार्टी है। So it's time to celebrate. yippee! सब खुश होते हैं। हर्ष आहाना को गले लगाकर बधाई देता है, मगर तारा को थोड़ी जलन महसूस होती है। ए जी, लगता है हमारे परिवार पर किसी प्रेत वगैरह का साया पड़ गया है और ऐसे में घर में कोई शुभ चीज का होना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम उस बात को आगे बढ़ाएं जो मैंने आपसे की थी, हर्ष और आहाना के बारे में। मुझे तो ये बच्ची बहुत ही पसंद है। तारा दोनों की बात सुनकर कमरे में जाने लगती है। तारा रुको, वैसे मेरा कुछ वास्ता तो नहीं है तुमसे, मगर तुम भी पार्टी में आओगी तो तुम्हें ही अच्छा फील होगा। तारा बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है और खूब रोती है। क्यों भगवान, क्यों? मेरे हिस्से में सिर्फ आधा प्यार ही क्यों दिया? क्यों? मैं तो पूरा ही हर्ष का होना चाहती थी, पर ना मैं उसकी हो सकी और ना वो मेरा। बस बहुत हुआ हर्ष, उस तारा ने जो किया सो किया, पर तू क्या कर रहा है? तूने कभी ना कभी उससे प्यार किया था, तुझे उसे इस दलदल से बाहर निकालना ही होगा, निकालना ही होगा। शायद तारा की जिंदगी में खिड़की से हर्ष के रूप में एक हल्की सी किरण अब प्रवेश करने वाली थी। रात का समय हो गया था। तारा बिस्तर पर रोती रोती सो गई थी। घर में घोर सन्नाटा छा गया था। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है और तारा के कमरे की ओर कोई बढ़ने लगता है, जो आहिस्ता से तारा के कमरे का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर वह बिस्तर पर पड़ी तारा के सिरहाने बैठकर उसे पुकारता है, तारा उठ जाओ। तारा आवाज सुनकर सक पका जाती है और देखती है कि उसके बगल में गोविंद बैठा हुआ था। उसे देख तारा फूट फूट कर रोने लगती है। गोविंद बाबा, ये सब क्या हो रहा है? मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। गोविंद तारा की बात सुन रोने लग जाता है। तारा बेटिया, मैं भी ये पाप और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं सब ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और जैसे ही सब ठीक होगा मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूंगा। और हर्ष, उसका क्या? आपने मुझसे क्यों छिपाया था कि आपका बेटा हर्ष है? खुद को उसकी नजरों में गिरता देख मैं रोज मर रही हूँ बाबा, मैं रोज मर रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं उस माला की हवेली में इन शहरी चील कौवों से ही अपना बदन निचवा लेती, मगर हर्ष की नजरों में खुद को जलील औरत बनता देख मैं मर रही हूँ। गोविंद तारा का सिर सहलाकर रोता हुआ उसे शांत करने लगता है और तारा गोविंद के सीने से लगकर रोने लग जाती है। गोविंद उसे चुप कराने में लगा था कि तभी दरवाजे पर खड़ा हर्ष ये सब देख लेता है। बाबा, आप तारा के कमरे में? हर्ष नहीं, ये बस मेरी तबीयत पूछने आए थे। मेरे बच्चे, तू सच नहीं जानता है। आप माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं बाबा। नहीं नहीं, मुझे भी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हर्ष ने तारा को तवायफ और गोविंद को उसके खरीदार की नजर से ही देखा था।
वह नहीं देख सका कि गोविंद वहां तारा को एक बाप की तरह संभाल रहा था। वह नहीं देख सका कि गोविंद जैसा नेक आदमी आखिर किस मजबूरी के चलते ये सब खेल कर रहा था। और आंखों देखा हाल हमेशा सच लगे, ऐसा होता ही कहाँ है। जैसे कहानी में दिखाई देने वाला गोविंद शुरू में भक्त मानव लगा और फिर शैतान दानव लगा, मगर कहीं ना कहीं वो खुद भी एक ऐसी ना दिखने वाली जंग लड़ रहा था जिसके चलते उसे ये सब करना पड़ा। मगर आखिर वह जंग क्या है, और क्या हर्ष के मन में उठते सवाल वक्त रहते शांत हो पाएंगे? क्या तारा की व्यथा सब कोई समझ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिएगा